Good morning, students. Happy Diwali to all of you. I think दिवाली बहुत अच्छी रही होगी आपकी। अब वापस हम अपने ट्रैक पर चलते हैं। थर्ड यूनिट का कैपिटलाइजेशन का टॉपिक हमारा बचा हुआ है, उसी को आज कवर कर रहे हैं। पूंजीकरण। पूंजीकरण का बेसिक मीनिंग जो है वो इस तरह से लिया जाता है कि चाहे वो नई एक इंस्टीट्यूशन या एक नई संस्था बनाई जा रही हो या पुरानी कंपनी का एक्सपांशन या विस्तार या विकास किया जा रहा हो, उसमें नए मॉडल लाए जा रहे हों, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हों, उन सभी स्थितियों में हर संस्था को पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कोष चाहिए, फंड्स चाहिए। और उन फंड्स की मात्रा का, वॉल्यूम का, अमाउंट का पता लगाने के लिए पूंजीकरण किया जाता है। पूंजीकरण का जो एक बहुत सामान्य सा अर्थ है वो है पूंजी की मात्रा से, जो कि किसी भी संस्था में या व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए विनियोजित की जाती है। जैसा कि हम इसमें देख भी लेते हैं। पूंजीकरण से आशय व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की कुल मात्रा से है, जिसमें अंश पूंजी, संचित कोष, ऋण पत्र एवं दीर्घकालीन ऋण सम्मिलित होते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली हम पूंजीकरण से आशय किसी भी व्यवसाय के लिए कुल विनियोजित पूंजी की मात्रा से लेते हैं, यानी टोटल कितनी पूंजी उस संस्था में चाहिए, वह दीर्घकालीन कोष के रूप में, कार्यशील पूंजी के रूप में, या प्रवर्तन या स्थापना व्यय जितने भी होते हैं उसकी एक टोटल अमाउंट तय कर दी जाती है, और उस टोटल अमाउंट को ही हम पूंजीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने पहले कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था, पूंजी संरचना, तो पूंजीकरण के बाद पूंजी संरचना की बात की जाती है, क्योंकि जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि हम जब एक फर्म स्थापित कर रहे हैं उसमें कुल कितनी पूंजी चाहिए, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता हमने का अनुमान लगाया, तो अब उस 1 करोड़ रुपए का संग्रहण या उस 1 करोड़ रुपए को हम कैसे जुटाएंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, या उसके लिए कितनी प्रतिभूतियाँ, किस तरह से पूंजी एकत्रित की जाएगी, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो पूंजी संरचना कहलाती है, जिसमें हम डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से उसको एकत्रित करते हैं। यानी हमारी इक्विटी कितनी होगी और डेट कितना होगा, स्वामी पूंजी कितनी होगी और ऋण पूंजी कितनी होगी, उस आधार पर हम आगे चलते हैं। तो पूंजीकरण किसी भी फर्म के लिए एक पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि उस संस्था में या उस नई फर्म में या पुरानी फर्म जिसका विस्तार किया जा रहा है, कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है या होगी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, which includes equity capital, reserves, debentures and long-term loans. I think you understand each and everything. अब आता है पूंजीकरण के सिद्धांत, theories of capitalization. अब सिद्धांत की बात जहाँ तक की जाती है, ये सिद्धांत क्या है, यानी पूंजी की सही मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कौन सी विधियाँ काम में ली जाती हैं, कौन से सिद्धांत काम में लिए जाते हैं, इनको विशेष रूप से 2 भागों में अभी तक देखा गया है। पहला है लागत का सिद्धांत, द कॉस्ट थ्योरी। लागत का सिद्धांत ये कहता है कि जब हमने जैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द फर्म का पता लगा लिया, या उसका पता लगाने के लिए हमने एक अनुमान लगाया, तो उस अनुमान को लगाने का सबसे बढ़िया पहला तरीका है लागत का सिद्धांत। ये लागत का सिद्धांत ये कहता है कि उस संस्था में कुल कितनी स्थायी संपत्तियां होंगी, कुल कितनी चालू संपत्तियां होंगी, कुल कितने प्रवर्तन यानी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, उन सभी की लागत को टोटल कर लिया जाता है
और उस आधार पर पूंजीकरण तय किया जाता है, यानी कैपिटलाइजेशन होता है। इसका आशय क्या हुआ कि जितनी भी संपत्तियां उसमें उपयोग में ली जाएंगी व्यवसाय में, और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, जो व्यय किए जाएंगे स्थापना के समय, जिनको हम प्रमोशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो जितने भी किए जाएंगे उन सब की कॉस्ट का टोटल लगाकर हम कुल पूंजी की मात्रा का एस्टिमेशन करते हैं। तो ये एक बहुत ही पारंपरिक सिद्धांत है, थ्योरी है, जो बहुत ही क्रूड लेवल पर तय की जाती है कि भाई हम टोटल कितना अमाउंट कैपिटल का लगाएंगे जिससे हमारा व्यवसाय रन होगा। तो करीब करीब जो बहुत छोटी फर्म्स होती हैं, जैसे सोल ट्रेडिंग होता है यानी एकाकी व्यापार है, या पार्टनरशिप फर्म है, उसमें तो ये सिद्धांत लागू हो जाता है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वो इस लागत के सिद्धांत के आधार पर नहीं चल पाते, क्योंकि ये बेसिकली केवल लागत के आधार पर ही पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाता है, जो बहुत तर्कसंगत यानी बहुत रैशनल नहीं माना जाता। दूसरा सिद्धांत है आय अर्जन सिद्धांत, अर्निंग थ्योरी। आय अर्जन सिद्धांत कैपिटलाइजेशन का बेस्ट थ्योरी मानी जाती है। उसका कारण क्या है? इसमें ये देखा जाता है कि हमें जो आय अर्जित करनी है, फर्म जो एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहती है, उसके लिए उसे कुल कितनी पूंजी विनियोजित की जानी चाहिए उसके द्वारा। उस सिद्धांत को हम आय अर्जन सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है? पूंजीकरण की राशि फर्म द्वारा अपेक्षित आय के आधार पर निश्चित की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार फर्म की जो उपार्जित आय है, जो एक्सपेक्टेड जो अर्निंग है, उसको रेट ऑफ रिटर्न से पूंजीकृत करके पूंजी आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक संस्था है, वो अपनी फर्म में 30,000 का एक एनुअल अर्निंग एक्सपेक्ट करती है, और रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रत्याय दर जो है, जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है, वो 15% है। तो 15% के हिसाब से उसे जब 30,000 रुपये की वार्षिक आय चाहिए, तो उसका पूंजीकरण की मात्रा कितनी हुई? 2 लाख रुपए हुई। बिल्कुल सिंपल है। यानी यदि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वो कंपनी करेगी, तो 15% के हिसाब से उसे 30,000 की वार्षिक आय प्राप्त हो जाएगी। ये वो थ्योरी है जो ये बताती है कि उसी तरह की जो फर्म है, जैसी आप स्थापित करने जा रहे हैं, उसी तरह की फर्म के द्वारा रेट ऑफ रिटर्न कौन सी अर्जित की जा रही है, उनकी नॉर्मली वार्षिक आय कितनी है, एनुअल अर्निंग्स कितनी चल रही हैं, उसके हिसाब से ये एस्टिमेशन लिए जाते हैं। तो 30,000 रुपये की हमें वार्षिक आय अर्जित करनी है, ठीक है ना, एनुअल अर्निंग हमें चाहिए। और रेट ऑफ अर्निंग्स कितनी है? रेट ऑफ अर्निंग्स है रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो विनियोजित पूंजी पर जो प्रत्याय दर अर्जित करनी है, वो 15% है, जो बाजार की दर के आधार पर अनुमानित होती है। उस आधार पर हमने पूंजी की कुल मात्रा का अनुमान कितना लगाया? 2 लाख रुपीस, यानी 2 लाख रुपए यदि हम पूंजी लगाते हैं, तो 15% का हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इसका मतलब 30,000 रुपये की वार्षिक आय फर्म को होगी। ये कहलाता है आय अर्जन का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि कुल पूंजी की उतनी मात्रा लगाई जानी चाहिए जिससे हम बाजार की प्रत्याय दर के अनुसार आय अर्जित कर सकें, यदि उसी तरह की फर्म भी ऐसा ही कर रही हैं तो। ये एक बहुत ही तर्क संगत सिद्धांत है, यानी एक लॉजिकल थ्योरी है, जो ये कहती है कि हम जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर एक निश्चित आय का अर्जित किया जाना या अर्निंग होना एसेंशियल है, ताकि इक्विटी शेयर्स को उनको लाभांश दिया जा सके। यदि संस्था ऐसा नहीं कर पाती है, यानी विनियोजित पूंजी पर एक सामान्य दर से आय अर्जित नहीं कर पाती है, तो ये संस्था के लिए विफलता होगी, यानी फेलियर होगा। और
ऐसा पूंजीकरण या ऐसी पूंजी की मात्रा का अनुमान सही नहीं माना जाएगा। तो लागत के सिद्धांत से ज़्यादा बेटर माना जाता है आपका आय का सिद्धांत, आय अर्जन का सिद्धांत, जो ये कहता है कि कुल विनियोजित पूंजी पर एक निश्चित दर से प्रत्याय दर अर्जित की जा सके, वो पूंजी की मात्रा सही मात्रा होगी या टोटल अमाउंट वही एक्यूरेट होगा, जिससे कि बाजार दर के हिसाब से वो प्रत्याय दर अर्जित कर सके। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। यही पूंजीकरण के दो सिद्धांत हैं। तो पहली थ्योरी के मतलब कंपैरिजन में अर्निंग थ्योरी को ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किसी बिजनेस में मतलब पूंजी एकत्रित करता है विभिन्न प्रतिभूतियों से, जैसे अंश पत्र है, अधिमान अंश है, ऋण पत्र है, लोन लेकर है। उससे यदि वो कोष एकत्रित करके विनियोजित करता है तो उस पे उसको कम से कम इतनी आय अवश्य अर्जित करनी चाहिए ताकि वह उन पर ब्याज दे सके, निश्चित दर से कर का भुगतान कर सके और शेष राशि का मतलब अर्जन इतना कर सके जिससे कि वह अपने समतांशधारियों को भी लाभांश प्रोवाइड कर सके। अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पर। कैपिटलाइजेशन के बारे में दो बातें कही जाती हैं कि कोई भी फर्म उचित पूंजीकरण करती है तो बेस्ट है, लेकिन कई बार फर्म के बारे में दो तरह की स्थितियां या दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण। बड़ी इंपॉर्टेंट थेरीज हैं ये बच्चों, इनको देखना चाहिए आपको। थेरीज नहीं है, सॉरी, दो तरह की कंडीशंस हैं जो किसी भी फर्म में यदि सही अनुमान नहीं लगाया गया है या कुछ ऐसे कारण या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिससे पूंजीकरण की कुल मात्रा का अनुमान प्रॉपर वे में नहीं लग पाया, तो ये मतलब क्रिएट होती हैं। तो पहली चीज़ है अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण को देख लेते हैं। जब किसी संस्था की उपार्जन क्षमता उसकी कुल पूंजी के अनुपात में कम होती है तो इसे, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तू की जगह तो कर लीजिए, तो इसे अति पूंजीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई संस्था कुल विनियोजित पूंजी द्वारा इतनी आय अर्जित करने में लगातार असफल रहती है कि वह समतांश पूंजी पर उचित लाभांश नहीं दे पाती, तब ऐसी स्थिति को अति पूंजीकरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूंजी तो लगा दी 2 लाख रुपए, आपने एस्टिमेट लगाया था कि 30,000 रुपए की आपको वार्षिक आय होगी, किस दर से? 15% की दर से। लेकिन वास्तव में जो आय अर्जित की जा रही है वो 30,000 नहीं होकर वह 25,000 या 20,000 रुपए ही रह गई, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण का बेसिक मीनिंग क्या है कि कोई भी संस्था जिसने पूंजीकरण करके पूंजी इन्वेस्ट की है उस पर वह सामान्य दर से या उचित प्रत्याय दर से आय अर्जित नहीं कर पाती है, बल्कि उससे कम करती है, तो इसका मतलब पूंजी अधिक लगाई गई और आय कम अर्जित की जा रही है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? अति पूंजीकरण। और ये अति पूंजीकरण का जो की स्थिति है ये कब होती है? ये इसके कई सारे कारण हैं। वो स्थितियां क्या क्या होती हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, जिसको हम अति पूंजीकरण के कारण भी कहते हैं। कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है बढ़े हुए मूल्यों पर संपत्ति का हस्तांतरण। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अति पूंजीकरण फर्म की वो स्थिति होती है जिसमें कुल पूंजी जो विनियोजित की गई है उसके अनुसार प्रत्याय दर कम है। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था आय अर्जन सिद्धांत में, जिसमें मैंने ये बताया आपको कि 30,000 रुपए की एनुअल अर्निंग के लिए 15% की प्रत्याय दर है और पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाया गया 2 लाख रुपए, 2 लाख। यानी यदि फर्म अपनी
स्थापना के समय 2 लाख रुपए की संपत्तियां और विभिन्न प्रकार के व्यय करती है या पूंजी विनियोजित करती है, तो 15% के हिसाब से उसे 30,000 रुपए की आय अर्जित करनी चाहिए या करनी होगी। अब बाद में जब फर्म रन होने लगी, तब उस समय देखा गया कि वो 2 लाख रुपए पर 30,000 रुपए की वार्षिक आय की जगह पर वो केवल मतलब 25,000 यानी 30,000 से कम 25,000, 20,000 या 15,000 का ही एनुअल इनकम अर्जित कर रही है। तो ऐसी स्थिति को हम अति पूंजीकरण कहते हैं, जिसमें पूंजी अधिक और प्रत्याय दर कम अर्जित की जा रही है। इनके कारणों पर यदि हम जाएं, तो पहला कारण है बढ़े हुए मूल्यों पर संपत्ति का हस्तांतरण। यानी जब फर्म के द्वारा संपत्ति खरीदी गई या संपत्ति का क्रय किया गया तो बहुत ऊंचे मूल्यों पर किया गया, यानी उनका जो बुक वैल्यू था वो ज़्यादा है और उनकी उपार्जन क्षमता, उनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है, उन संपत्तियों से जो व्यवसाय में प्रोडक्शन हो रहा है या जो लाभ अर्जित हो रहे हैं, वो यदि कम हो रहे हैं तो ये अति पूंजीकरण है। यानी हमने 2 लाख रुपए की पूंजी से हमने संपत्तियां क्रय कर ली, यानी एसेट्स लगा दी, और उन एसेट्स के ऊपर हमें 30,000 रुपए की यदि आय अर्जित नहीं हो रही है बल्कि कम हो रही है, तो इसको हम कहेंगे अति पूंजीकरण यानी ओवर कैपिटलाइजेशन। प्रवर्तन की ऊंची लागत, हाई कॉस्ट ऑफ प्रमोशन। अब ये प्रवर्तन, जैसा आप सभी जानते हैं, स्थापना के समय कई तरह के व्यय किए जाते हैं, जैसे अंडरराइटिंग, अभिगोपन, विज्ञापन, पेटेंट, गुडविल। इन सभी के ऊपर जो भी कॉस्ट आ रही है वह कॉस्ट अनुमान से ज़्यादा आ रही है, यानी बहुत हाई कॉस्ट पे करनी पड़ी फर्म को, और हाई कॉस्ट को पे करने की वजह से अब फर्म के लाभ कम हो जाएंगे, क्योंकि लाभों में से ही धीरे धीरे प्रवर्तन व्ययों को अंडरराइट किया जाता है या अपलिखित किया जाता है। इसलिए उनके लाभ का या प्रत्याय दर कम होती जाएगी, तो वो अति पूंजीकरण में फर्म मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्फीति काल में विकास। स्फीति काल में विकास का मतलब यह है ट्रांसफर इन इन्फ्लेशन पीरियड नहीं है, ये एक्चुअली ये डेवलपमेंट इन इन्फ्लेशन पीरियड है, थोड़ा गलती से हो गया, इसको करेक्ट कर लें। स्फीति काल जो कि आप सभी जानते हैं, जब बाजार में तेजी की स्थितियां हैं, मूल्य बहुत ऊंचे हैं, लाभ भी ऊंचे हैं, सब तरफ एक तेजी का माहौल है, बूम पीरियड है, मार्केट में परसिस्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में यदि फर्म डेवलप हो रही है या इस्टेब्लिश हो रही है, तो उस इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर ऊंचे मूल्यों पर संपत्ति को खरीदा गया, ऊंची प्रत्याय दर का अनुमान लगाया गया, ऊंची वार्षिक आय का अनुमान लगाया गया। मतलब समझ गए ना आप, 30,000 का एस्टिमेशन किया गया, 15% की जगह 20% का एस्टिमेट किया गया, और उस हिसाब से मतलब पूंजी भी बहुत बड़ी मात्रा में लगाई गई। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मंदी का दौर आया, यानी डिप्रेशन आया, बाजार के मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हुई, तो उस गिरावट के दौरान, उस डिक्लाइन के दौरान, उन संपत्तियों का जो बुक वैल्यू है उससे उनका रियल वैल्यू डाउन हो जाएगा, और जैसे जैसे वो डाउन होगा तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगी और एनुअल इनकम भी कम होती चली जाएगी, और ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, अति पूंजीकरण। फिर से बता देती हूँ, स्फीति काल का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं, इन्फ्लेशनरी पीरियड, और इस इन्फ्लेशनरी पीरियड में यदि कोई भी फर्म इस्टेब्लिश की जाती है तो संपत्तियां बहुत ऊंचे मूल्यों पर मिलती हैं, तो उसी आधार पर उनको इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे ब्याज दरें भी उस समय ऊंची होंगी ऋण पत्रों पर, उस समय संपत्तियां भी बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेची जाती हैं, उसी आधार पर पूंजी की मात्रा का अनुमान भी बहुत अधिक लगाया गया। लेकिन जब प्रत्याय दर अर्जित की जा रही थी, तो उस समय तक मार्केट में इन्फ्लेशन की जगह पर मंदी का दौर शुरू हुआ और मूल्य कम होते चले गए, तो रियल वैल्यू
जो है वास्तविक मूल्य है संपत्तियों का वो कम हो जाएगा और उनसे मिलने वाली प्रत्याय दर भी कम होती है, और इसी को हम कहेंगे अतिपूंजीकरण। अधिक पूंजी का निर्गमन, इशू ऑफ सरप्लस कैपिटल। अब ये सरप्लस कैपिटल का मतलब यही है कि बहुत अधिक मात्रा में पूंजी का निर्गमन कर लिया गया, यानी सभी प्रकार की सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियों का सही अनुमान नहीं लगाया गया, बहुत ज़्यादा मार्केट में इशू कर दी गई और कोषों का संग्रहण भी बड़ी मात्रा में हुआ। यानी जो आपकी जो कैपिटल थी वो बड़ी मात्रा में कलेक्ट हुई, टोटल अमाउंट इज़ वेरी हाई, और इस कंडीशन में जबकि प्रत्याय दर जो थी, जो रेट ऑफ रिटर्न थी, वो उसके अकॉर्डिंग अर्जित कंपनी नहीं कर पाई, तो वो भी अति पूंजीकरण होगा। आय का अधिक अनुमान, इनकरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स, आप इसको ये भी कह सकते हैं, आय का गलत अनुमान भी कह सकते हैं और अधिक अनुमान भी कह सकते हैं। 30,000 रुपये की आय अर्जित करना चाहती है कंपनी 15% रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर, और 2 लाख रुपए की पूंजी का अनुमान की पूंजीकरण किया गया, कैपिटलाइजेशन किया गया। वास्तव में मार्केट में जो आय अर्जित की जा रही है या जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% नहीं होकर 10% है। अब यदि 10% है तो उस हिसाब से तो कंपनी को बहुत कम आय अर्जित कर मतलब बहुत कम पूंजी की मात्रा चाहिए, और संस्था ने लगा दी 2 लाख रुपए की पूंजी, तो उसको हम कहेंगे आय का अधिक अनुमान। यानी कि ये कहा जाना चाहिए कि जितनी पूंजी की मात्रा लगाई गई, जितना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, उस अमाउंट इन्वेस्टेड पर 15% की रेट ऑफ रिटर्न यदि मिलनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह वो केवल 10% ही अर्जित कर पा रही है, तो इसका मतलब 5% से पूंजी की मात्रा अधिक हुई या 5% से फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड है। अधिक ब्याज का भुगतान, पेमेंट ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ जो अभी हमने पढ़ा, इन्फ्लेशन पीरियड, जब ऋण पत्र इशू किए गए तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किए गए, लेकिन उनको तो उसी दर पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़े, मतलब ब्याज देना होगा। कंपनी मंदी में आ रही है, बाजार डिप्रेशन पीरियड में आ रहा है, या किसी और कारण से फर्म को उतनी आय अर्जित नहीं हो पा रही, तो ब्याज का जो बर्डन है, जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो बहुत अधिक है, तो लाभ कम हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, अधिक ब्याज का भुगतान का मतलब क्या हुआ कि यदि ऊंची दर से ऋण पत्र निर्गमित हुए हैं, क्योंकि बाजार में उस समय यही सिचुएशन थी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि फर्म को ब्याज अधिक देना होगा, लाभों में से ही ब्याज दिया जाएगा, जो आप सभी जानते हैं। तो जब ज़्यादा देना होगा तो बचे हुए लाभ कम होंगे और लाभांश कम हो जाएगा। तो इस तरह से अति पूंजीकरण की स्थिति में फर्म मानी जाएगी। अब आता है कर नीति, टैक्स पॉलिसी। अब ये टैक्स पॉलिसी का बहुत सीधा सा मीनिंग है कि मान लीजिए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए या तेजी की स्थितियों को, ऊंचे मूल्यों को, या किसी और कारण से बहुत ऊंचे कर लगा दिए जाते हैं, जैसे कोविड से पहले अपने इंडियन इकोनॉमी में भी हुआ कि जो कॉरपोरेट टैक्स थे उनकी रेट बहुत हाई कर दी गई, 25% कर दी गई, और उस 25% का असर ये हुआ कि सभी फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड मानी जाने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स के रूप में अपने लाभों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को पे करना पड़ा, उससे उनके लाभों की दर यानी रेट ऑफ रिटर्न उनकी कम हो गई, और कम होने से कंपनी अति पूंजीकरण में आ जाती है। तो अति पूंजीकरण का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि फर्म यदि अपनी कुल विनियोजित पूंजी यानी टोटल इन्वेस्टेड मनी पर मार्केट की रेट से रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर पा रही, अर्जित नहीं कर पा रही है, तो ये टेम्परेरी फेज में तो ठीक है, लेकिन यदि वो लगातार उस पर आय अर्जित नहीं कर सकती है तो उसी स्थिति को हम अति पूंजीकरण कहेंगे। लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, उदार लाभांश नीति, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। कई बार फर्म की एक पॉलिसी होती है
कि वह जो भी लाभ अर्जित कर रही है उसका बहुत ऊंची दर से लाभांश दे देती है अपने समतांशधारियों को। उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसकी रिटेन अर्निंग्स कम हो जाती हैं, यानी जो रिजर्व में या कोषों में जो लाभ ट्रांसफ़र किया जाता है वह अमाउंट कम हो जाती है और अंशों का जो रियल वैल्यू है, जो वास्तविक मूल्य है, वो नीचे गिरने लगता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जिस कंपनी की पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें वो रिटेन अर्निंग्स में या संचित कोषों में, रिजर्व्स में, यदि वो लाभ का अधिक हिस्सा डालती है तो उस अधिक हिस्से की वजह से या मैक्सिमम ट्रांसफ़र करने की वजह से कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है, मार्केट प्राइस बढ़ती है, ईपीएस बढ़ता है और उससे कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिचुएशन में आती है। तो उसको अच्छा माना जाता है और उससे प्रत्याय दर भी बढ़ती है, क्योंकि कंपनी को किसी भी स्थिति में एक्सटर्नल रिसोर्सेज से लोन्स लेने की स्थिति नहीं होती। तो उदार लाभांश नीति भी कई बार अति पूंजीकरण का कारण बन जाती है कि आपने जितने लाभ कमाए उसका अधिकांश हिस्सा, मैक्सिमम पार्ट, लाभांश के रूप में आपने अंशधारियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बहुत कम हिस्सा आपने, यानी बहुत कम पार्ट आपने रिटेन अर्निंग्स में डाला। तो ये स्थिति किसी भी फर्म के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और उससे उसके लाभों की मात्रा कम हो जाती है। आगे जाकर कंपनी एक, कहना चाहिए कि एक फाइनेंशियल क्रंच में आ जाती है, वित्तीय संकट में आ सकती है और वो अति पूंजीकरण में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो ये कुछ बहुत ही मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी फर्म लॉन्ग टर्म में जाकर अति पूंजीकृत मानी जाती है और इस स्थिति से अंशधारियों को भी हानि होती है, विनियोगकर्ताओं को हानि होती है, कंपनी को लॉस होना लगता है। कंपनी को लॉस क्यों हुआ? क्योंकि पूंजी पर उसको निश्चित दर से पूंजी की लागत भुगतान करना पड़ेगा, जैसे ऋण पत्रों को ब्याज देना पड़ेगा, अधिमान अंशों को लाभांश देना है। कंपनी अपनी इंटरनल फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएगी, उसका प्रभाव उनके अंश पत्रों पर पड़ेगा, उनके अंश पत्रों के मूल्यों पर पड़ेगा, मार्केट प्राइस पर पड़ेगा, रियल वैल्यू पर पड़ेगा, नेट वर्थ यानी शुद्ध संपत्ति के रूप में कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी। इन सब का एक मल्टीपल इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। तो कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन से बचने का प्रयास करना ही चाहिए और ऐसा अनुमान लगाया जाए जिससे टोटल जो इन्वेस्टेड मनी है उस पर रेट ऑफ रिटर्न उसकी जितनी अच्छी हो सके उतनी उसको अर्जित करनी चाहिए। और विशेष रूप से जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, ग्रोइंग का मतलब जो भी इस्टेब्लिश हुई हैं और धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं ईयर टू ईयर, तो उन कंपनीज के लिए ये पॉलिसी ज़रूरी है कि वे अपनी रेट ऑफ रिटर्न को कंसिस्टेंट वे में अर्जित करती रहे, स्थायी रूप से, नियमित रूप से अपनी प्रत्याय दर अर्जित करती रहे, ताकि विनियोजित पूंजी की लागतों का भुगतान भी नियमित रूप से हो, यानी रेगुलर वे में वह उसका पेमेंट कर सके। कॉस्ट का, कॉस्ट कौन सी है? जो सभी आप जान ही गए, जो पिछली बार हमने पढ़ी थी। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान उसकी कॉस्ट है, अधिमान अंशों पर प्रेफरेंस शेयर पर दिया जाने वाला लाभांश उसकी कॉस्ट है और समतांशधारी भी लाभांश के रूप में कभी कभी कुछ कुछ मतलब रिटर्न चाहते हैं तो उनको भी भुगतान किया जा सके। और रिजर्व्स में भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपनी की बनी रहे। उस स्थिति से मतलब उस स्थिति में आने के लिए कंपनी को हमेशा पूंजीकरण सही मात्रा में करें और सही मात्रा में करने के बाद उस पर प्रत्याय दर को प्रॉपर वे में अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, तभी कंपनी की सक्सेस मानी जाएगी। क्योंकि कंपनी या फर्म जो भी है वो प्रॉफिट अर्निंग ही नहीं बल्कि आगे जाकर अपनी नेट वर्थ को या शुद्ध मूल्य को, कंपनी की जो कुल संस्था का जो मूल्य है उसको वह इंक्रीज करेगी, तभी वह सफल मानी जाएगी। केवल लाभों के आधार पर सफल नहीं मानी जाएगी बल्कि उसका नेटवर्थ यानी उसका इक्विटी हमेशा इम्प्रूव होता रहे। ऐसा प्रयास कंपनी को अपने विनियोजित पूंजी के आधार पर उचित प्रत्याय दर अर्जित करके करना ही चाहिए।
तो ये है अति पूंजीकरण के कारण। इसके प्रभाव बहुत सिंपल से हैं जो आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे अल्प पूंजीकरण यानी अंडर कैपिटलाइजेशन।